पीएम मोदी पिछली सरकारों को कमजोर और खुद को मजबूत चौकीदार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट पर सरकारी संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या मोदी सरकार में सरकारी संस्थाओं के अच्छे दिन आ गए? बीएसएनएल, ओएनजीसी, एयर इंडिया जैसी सरकारी संस्थाओं की कहानी सुनने के बाद ऐसा लगता तो नहीं। 2008 तक जो बीएसएनएल सरकार को कर्ज देती थी वो आज 16,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में डूब चुकी है। यहां तक कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। यह हाल सिर्फ बीएसएनएल का नहीं बल्कि एमटीएनएल, ओएनजीसी, एयर इंडिया, एचएएल, पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कई सरकारी संस्थाओं का है। ऐसे में जब 2019 लोकसभा चुनाव में मजबूत चौकीदार और विकास के नाम पर पीएम मोदी वोट मांगेंगे तो जनता जनार्दन तो पूछेगी ही, जनाब ऐसे कैसे? राष्ट्रवाद और युद्ध की चाशनी के सहारे बीजेपी 2019 के चुनाव में मुंह मीठा करना चाहती है, लेकिन एयर इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक, बीएसएनएल जैसे सरकारी संस्थाओं की बदहाली बीजेपी का मन खट्टा जरूर कर देगी। सरकार के कंट्रोल वाले इंस्टीट्यूशन में बढ़ती आर्थिक कमजोरी सरकार की नीतियों और काम के तरीकों पर चोट कर रही है। चलिए बात शुरू करते हैं भारतीय संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल से। फाइनेंशियल ईयर 2008 तक जिस बीएसएनएल के पास करीब 37,000 करोड़ रुपए का नेट कैश था, वो अब धीरे धीरे कर्जे में आ चुकी है। फिलहाल 2018 में यह कर्ज बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया है। यही नहीं, बीएसएनएल अपने करीब 1,76,000 कर्मचारियों को 2 महीने की सैलरी वक्त पर देने में नाकाम रही। फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया गया, जबकि फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ये 4,700 करोड़ रुपए था। हाल ये है कि बीएसएनएल अपने कर्मचारियों की छटनी करने, वक्त से पहले जॉब से छुट्टी मतलब वीआरएस देने, रिटायरमेंट की उम्र 60 से 58 साल करने और कर्मचारियों को ट्रैवल और मेडिकल अलाउंस में कटौती करने का प्रस्ताव रख रही है। इसके अलावा हर दिन बीएसएनएल के कस्टमर उसे बाय बाय कहते जा रहे हैं। अब 13,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज की बात सामने आ रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसे हालात पैदा ही क्यों हुए? कुछ ऐसा ही हाल एमटीएनएल का भी है। एमटीएनएल पर भी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हालात ऐसे हैं कि इसे बंद करने पर भी सोचा जा रहा है। चुनावी दौर में नेताओं को उड़न खटोले पर उड़ते तो आपने देखा होगा, मतलब रैलियों के लिए हवाई यात्रा। लेकिन सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया के घाटे की कहानी भी तो सुन लीजिए। ऑडिट आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में एयर इंडिया पर कुल मिलाकर 47,000 करोड़ रुपए का घाटा था। एयर इंडिया का नेट लॉस 5300 करोड़ है, मतलब हर दिन 15 करोड़ रुपए का घाटा। कर्ज में डूबी एयर इंडिया को बचाने के लिए केंद्र सरकार को उसके हिस्से की जमीन और रियल एस्टेट की बिक्री करने को मजबूर होना पड़ रहा है। साथ ही करीब 40,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले एयर इंडिया दबी है। अब देश के सरकारी बैंकों का हाल भी जानना जरूरी है। आरबीआई के मुताबिक 30 जून 2014 तक देश के सरकारी बैंकों का ग्रॉस एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट करीब 2,24,000 करोड़ रुपए था। ये एनपीए 31 दिसंबर 2017 तक बढ़कर करीब 7,24,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2018 में बैंकों का एनपीए बढ़कर करीब 10 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब बात देश के सबसे बड़े एनर्जी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की। एक वक्त था जब ओएनजीसी को कैश रिच मतलब सबसे ज्यादा नकदी पैसा रखने वाली कंपनी कहा जाता था। 2014 तक कोई कर्ज नहीं, लेकिन ओएनजीसी के ही बैलेंस शीट की माने तो 2017 में कंपनी 25,000 करोड़ के कर्ज में है। अब बात उस एचएएल की जिसका नाम आप हर दिन राफेल विमान के कथित घोटाले के साथ सुनते आ रहे हैं। सरकारी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल इन दिनों आर्थिक संकट से गुजर रही है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए सैलरी देने के लिए करीब 1,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सैलरी ना देने और कर्ज की अगर बात करें तो इसमें नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का भी आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत चलने वाला टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मतलब TIFR भी आर्थिक तंगी से गुजर रही है।
TIFR ने यह तक कह दिया कि वो अपने वैज्ञानिकों, स्टाफ और रिसर्च स्कॉलर की फरवरी की सैलरी का सिर्फ 50% ही दे सकेंगे। लेकिन खबर फैली तो आनन फानन में कर्मचारियों को बाकी का वेतन भी जारी किया गया। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की TIFR ही नहीं बल्कि उससे जुड़ी करीब 10 ऑटोनोमस संस्थाएं आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं। लेकिन यहां भी वही सवाल, ऐसे बुरे दिन आने से पहले सरकार जागी क्यों नहीं? राष्ट्रवाद का डोज तो सही है, लेकिन इसका मतलब यह भी तो होता है कि सरकारी संपत्ति की चौकस तरीके से चौकीदारी हो। सरकारी कंपनियों का हाल बता रहा है कि इनकी चौकीदारी सही तरीके से नहीं हुई है। अब इन सब के बाद अगर राष्ट्रवाद के पर्दे के पीछे छिपने की कोशिश होगी तो फिर जनता तो पूछेगी, जनाब ऐसे कैसे?